नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश 4 यानी कि लेसन जो है दोस्तों 4 जानने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ओमनीसेंट इंग्लिश करके क्लास 1 जो क्लास 1 में 1, 2 एंड 3 का जो मैंने अभी तक बताया है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि कैसे आप पढ़ेंगे किसी भी वर्ड को, कैसे आप लिख सकते हैं शुद्ध शुद्ध, कैसे जो है हिंदी से अंग्रेजी में कर सकते हैं, जब कभी किसी को मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। तो इन सारी बातों को मैंने डिटेल में बताया है। और ऐसा कि दोस्तों निश्चिंत रहिए कि आपको वो जो पिछले जो क्लास थे उस क्लास के बाद आप निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो वहाँ मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवाया था, किस किस तरह से पढ़ना है, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड और बहुत सारे चीज़। तो दोस्तों देखिए, एक छोटे से कहानी मैं आपको यहाँ सुनाने जा रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो कहीं भी किसी भी देश में, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसे बोलने नहीं आता है। ठीक है, 1 साल 2 साल निकल जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है। माँ भी नहीं बोल पाता है, पापा भी नहीं बोल पाता है, चाहे अंग्रेजी में ये लोग बोले या हिंदी में या उर्दू में, कोई भी लैंग्वेज कोई भी भाषा हो, किसी भी देश में कुछ कहीं का बच्चा कोई नहीं बोल पाता है। वो उसे लोग क्या करते हैं कि बोलने के लिए बार बार बोलते हैं, मम्मी पापा दादी दादा इस तरह से, लेकिन बच्चा नहीं बोल पाता है। ठीक है, वो बच्चा क्या करता है कि 1 साल 2 साल तक अपने आस पास के लोगों का, खासकर अपने घर के लोगों के द्वारा बोले गए भाषा, जो भी भाषा वो बोलते हैं, उसको वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, सीखता है, देखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखता है, कैसे हाँ बोलता है, कैसे ना बोलता है, आँख के इशारों को समझता है, माँ के सबसे पहले तो माँ का जो बॉडी लैंग्वेज उसको समझता है। देखिए 70% जो है बॉडी लैंग्वेज द्वारा ही जो बच्चा अभिव्यक्त कर पाता है अपने आप को। बाद में धीरे धीरे जो है अपनी भाषा पकड़ बनाता है, तो सीखता है, देखता है, तो ऑब्जर्व करता है। तो दोस्तों वो बच्चा है, तो बच्चा है, उसे सीखने में 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, तब कुछ बोला। 5 साल में वो अच्छा बोलता है। जैसे जैसे बढ़ता है लोग, आज भी हम सब सारे लोग जो हैं बहुत न शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं, न बहुत शुद्ध इंग्लिश ही बोल पाते हैं। तो सीखते रहते हैं, वर्ड्स सीखते हैं, शब्द सीखते हैं, शब्द का भंडार अपने अंदर ला, जिनके जिस भी व्यक्ति के पास शब्द का भंडार है, वो जाहिर सी बात है वो किसी भी भाषा को, किसी भी बात को अच्छे तरह से और बहुत बढ़िया जो है अभिव्यक्त कर सकता है, और उसके बात में भी प्रभाव रहता है, चाहे वो अंग्रेजी बोले या हिंदी बोले। तो मेरी कहानी क्या है और मैंने यह क्यों कहा, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है कुछ खास आपके लिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस घंटी को दबाइए, ताकि जो अगला जो भी वीडियो इससे रिलेटेड सबसे पहले आपको जानकारी मिले। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों ओमनीसेंट इंग्लिश जो है राइटिंग एंड स्पोकन बहुत ही आसान स्टेप में सिखाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा बात किया जाएगा इसमें। दोस्तों ये निश्चिंत रहिए आप कि जब भी आप चाहेंगे तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पॉकेट में है, क्योंकि आज सभी लोग मोबाइल के थ्रू ये देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि इंग्लिश मीडियम से है, या वैसे लोगों के लिए नहीं है जो कि जानते हैं। तो नहीं जानने वाले के लिए है, खासकर जो हमारे देश के 70% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और वहाँ चूँकि मोबाइल क्रांति सब जगह चल गया है, लेकिन लोगों को पढ़ने नहीं आता, लेकिन टेक्निकली जो है मोबाइल वो हैंडल तो कर ही लेते हैं। तो पढ़ने नहीं आता, टेक्स्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे खैर बोलने की तो बात नहीं है, उन लोग के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि पढ़ लें लिख लें। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी उन लोग के लिए। खासकर घर की जो देश की 70% के आसपास जो मतलब एक तो 50% कम जो महिलाएं हैं, खास उसमें बच्चे हैं और लड़कियां हैं जो भी हैं, और छोटे से स्कूल के बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब जाहिर सी बात है हिंदी, जहाँ हिंदी का माहौल है, भारत में अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी लोग में बोलते हैं, इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता है, और नहीं प्रयोग होने के कारण वो नहीं इंग्लिश नहीं आता है। अगर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश का प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ वही, अगर जो बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, तो वहाँ
उन बच्चों को हिंदी कम आती है, इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो ये अलग ही दुविधा हो जाती है। तो वो सिर्फ लिखते हैं, सभी बात को लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी का वो पढ़ भी नहीं पाते हैं अच्छे से। लेकिन धीरे धीरे जो विकसित किया जाता है तो खैर अच्छी बात है। लेकिन हिंदी माध्यम के लिए जो भी बच्चे हैं जो कि जाते हैं डायरेक्ट, और लेकिन क्या होता है कि न शुद्ध उनको जो लिखते हैं वो शुद्ध नहीं लिख पाते, जिसके कारण उनको मार्क्स कट जाते हैं। बच्चों के सेंस में ये है, और मार्क्स कटते हैं दोस्तों, तो उससे जाहिर सी बात है बच्चा परफॉर्म, क्योंकि बच्चा के जितना भी ज्ञान है वो कम नहीं होता है, लेकिन उसके चूँकि स्कूल में जो है सिर्फ लिखा जाता है, कैसे लिखना है, और सेंटेंस देखा जाता है कि भाई क्या बच्चा लिख रहा है, शुद्ध लिख रहा है नहीं लिख रहा है, सेंटेंस में क्या कुछ है। तो खैर यहाँ पर हम लोग देखिए वचन के बारे में बात करें, नंबर। तो देखिए नंबर क्या है, नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और देखिए नंबर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वचन जिसको हिंदी में बोलते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर नंबर, यानी कि जिसे हिंदी में एक वचन कहते हैं। दूसरा जो होता है प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। अब देखिए सिंगुलर नंबर को संक्षेप में जो अगर हम लोग लिखेंगे SL, ठीक है। अब प्लूरल नंबर को संक्षेप में हम लोग PL NO लिखेंगे, प्लूरल नंबर लिखेंगे, इस संक्षेप में है। अब देखिए सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं ये जान लीजिए। जब संख्या एक होता है, यानी कि एक ही चीज़ के बारे में पता चलता है, तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। या इसे हिंदी में एक वचन कहते हैं, जैसे ए बॉय यानी कि एक लड़का, ए मैन यानी कि एक आदमी, ए काउ एक गाय, एन एग यानी कि एक अंडा, और एन ऑनेस्ट बॉय यानी कि एक ईमानदार लड़का। अब देखिए यहाँ पर दो बात पता चलता है कि ए और एन। अब ए एन कहाँ कहाँ लगेगा, ये आपको अगर आप नहीं पता है तो यहाँ जान लीजिए कि देखिए ए वैसे वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर ए लगाएंगे, और जो वैसे वर्ड जो सिर्फ वॉवेल से स्टार्ट होते हैं वहाँ एन लगाएंगे। अब देखिए ई जो है एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन लगाया गया है। लेकिन दोस्तों ये एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन इस एच को नहीं ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसको बुलाते हैं, जब कोई भी वर्ड को बुलाने में कॉन्सोनेंट जैसा शब्द पहला अक्षर जो कॉन्सोनेंट का नहीं वॉवेल का आता है, जैसे ऑनेस्ट, यहाँ पर होनेस्ट नहीं हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट बोलते हैं। देखिए ओ आया ना, तो ओ के वजह से चूंकि बोलने में ओ आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन लगेगा। तो इसी तरह ये एक्सेप्शन वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे जब कोई वर्ड में वॉवेल का इस्तेमाल किया जाता है, पहला लेटर में वॉवेल आता है, तो वहाँ पर एन लगा ही देते हैं। तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल नंबर के बारे में कि प्लूरल नंबर क्या है, बहुवचन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चैप्टर। देखिए प्लूरल नंबर जो है यहाँ पर देख लीजिए कि जब संख्या, ठीक है, जब संख्या एक से अधिक होता है, जाहिर सी बात है एक लड़का था, एक से कई लड़के हो सकते हैं, तो उसे क्या होता है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टू बॉयज यानी कि दो लड़के, एक से अधिक लड़का है। 4 मेंस एक्चुअली यहाँ पर मेन हो जाएगा, लेकिन खैर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एस नहीं है। 4 मैन, तो यहाँ 4 आदमी लोग हो जाएगा, ठीक है। 4 आदमी लोग या 4 आदमी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसे। यानी कहने का मतलब कि इसके बहुवचन है ये। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि 2 डॉग्स यानी कि 2 कुत्ते। देखिए एक से अधिक है। वीमेन यानी कि महिलाएं, ठीक है, यानी कि बहुत सारी महिलाएं। यहाँ देखिए वोमेन नहीं, इसको वीमेन पढ़ेंगे। अगर ए लग जाएगा तो WOMAN तो हो जाएगा वुमेन हो जाएगा, लेकिन WOMEN है तो वीमेन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो महिलाएं या बहुत महिलाएं। अब देखिए क्या है, इसको जानिए साधारण रूप से क्या है। तो दोस्तों देखिए साधारणता जो है नाउन, ठीक है, नाउन क्या होता है। देखिए ये लड़का है, आदमी है, ठीक है, कुत्ता है या महिला है। आप नाउन का भी परिभाषा जानते हैं, यानी कि वैसे चीज जिसका कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो इसके अंत में जो है एस या ES लगाकर इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि सिंगुलर से जो है प्लूरल कैसे बनता है। तो ये मान लीजिए सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है बॉय। मान लीजिए यहाँ बॉय को लेंगे, बॉय है, ठीक है, तो बॉय है, तो ये है सिंगुलर। इसको प्लूरल बनाना है तो क्या कर देंगे हम लोग, BOY और यहाँ जोड़ देंगे S, ठीक है। तो ये हो गया बॉयज, ये हो गया प्लूरल हो गया। लेकिन ES कहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, तो बहुत सारा जगह ES भी जुड़ता है। जैसे कि
और जैसे कि दोस्तों टोज, टो में अगर बहुवचन उसको बनाया गया तो टोज हो जाएगा, तो यहाँ पर ई एस का लगेगा। तो आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि कैसे नाउन को नाउन के जो सिंगल नाउन कोई वर्ड है उसको सिंगुलर से प्लूरल, और किसी तरह जो है वर्ब को जो है जो इसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है वर्ब को भी, तो उस पर भी चर्चा होगी आगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है स्लाइड। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या होता है सब्जेक्ट आप नहीं जान पाएंगे। सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता को हम लोग कैसे लिखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जिसके बारे में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट को देखिए दूसरे रूप से नॉमिनेटिव भी कहा जाते हैं। देखिए नॉमिनेटिव प्रयोग में बहुत कम आता है, लेकिन इसको याद रखेंगे, सब्जेक्ट को लोग ज़्यादा जानता है, साथ साथ कर्ता भी जानते हैं, तो ध्यान रखना होगा नॉमिनेटिव को भी। और इसे मैंने बताया था SUB, ठीक है, SUB शॉर्ट में लिखते हैं, या NOM, ठीक है, तो NOM भी लिखते हैं शॉर्ट में नॉमिनेटिव के लिए, वहाँ आगे लिखा रहेगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव कहते हैं। इस बात को एकदम ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बोलते समय नहीं लिखते समय, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्राणी हो, कोई भी हो, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या प्राणी हो सकता है। देखिए NV इस यानी नोटा बिना है इसका मतलब। देखिए यहाँ शॉर्ट में लिख दिया सब्जेक्ट का सब और नॉमिनेटिव का NOM नाउन। तो सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अतः इसका चयन जो है यानी सिलेक्शन ध्यान से करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई वर्ड कोई सेंटेंस है, उसको आप हिंदी से अंग्रेजी कर रहे हैं, चाहे बोलते ही समय भले ही क्यों नहीं, तो चाहे बोलने या लिखें बात एक ही है। जो आदमी जो बोलता है वही लिखता है, और जो लिखता है शुद्ध वही बोलता है। तो अगर शुद्ध आप बोलते हैं तो जाहिर सी बात शुद्ध लिख पाएंगे। अगर आपकी बोली में जो है शुद्धता नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको लिखने में भी एक्चुअली शुद्धता ही रहेगा। तो पहले आप बोलना शुद्ध सीख जाइए, तो आप अच्छे से शुद्ध लिख भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसलिए पहले क्या है कि पहले सब्जेक्ट का चयन करने के बाद क्या होगा कि वर्ब का चयन करना होगा। किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट का चयन करेंगे, उसके बाद वर्ब, कि सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है। तो याद रखना है कि हिंदी क्रिया जो है अंत में आता है, हिंदी जो क्रिया जो है अंत में आता है, ठीक है, हिंदी में। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो हूँ आ गया, तो ये लास्ट में आता है। अंग्रेजी में क्या होता है सब्जेक्ट के बाद आता है। तो अंग्रेजी जब इस्तेमाल होता है जैसे कि आई गो, तो जैसे आई के बाद गो आता है, तो मान लीजिए आई लिखें, आई के बाद क्या लिखते हैं गो, तो यहाँ देखिए गो आ गया। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आया फिर ये वर्ब आया। जैसे कि दिस इज, मान लीजिए दिस इज है, ये दिस इज, अब दिस इज बहुत सिंपल सा लिया है मैंने। तो इज क्या है, एक वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब है, तो ये क्या हुआ बाद में आया। लेकिन हिंदी में क्या होता है मैं खाना खाता हूँ, तो देखिए हूँ जो है लास्ट में आता है। मैं जाता हूँ, लास्ट में जाता हूँ आ गया। तो यही, जबकि ये है अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद ही आता है। बहुत जगह क्रिया से ही सब्जेक्ट का पता चलता है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव को यानी कि कर्ता को पहचान सकते हैं। वो क्या है इसे भी याद रखिए। और उसके बाद 8-10 जो है मैं ऐसे उदाहरण लूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इस वाक्य में कौन सा जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए कि नोटा बिना में एक में जो है कि याद रखना है कि क्रिया को करने वाला भी सब्जेक्ट ही होता है, जो काम करता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। एक बात ये है। दूसरा कि का के बाद जो शब्द रहता है वह भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। तो का के बाद जो शब्द रहता है वह भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मतलब कैसे पकड़ेंगे, तो क्रिया को करने वाला भी सब्जेक्ट होता है, और का के बाद जो शब्द रहता है वह भी सब्जेक्ट ही होता है, यानी कर्ता होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव कहते हैं। तो तीन तरह से यहाँ पर पकड़ सकते हैं
कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं या नॉमिनेटिव कहते हैं। अब देखिए, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्राणी हो, किसी के बारे में कहा सकता है। अब देखिए, वाक्य के बारे में देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि किसी वाक्य में कौन सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ एक नंबर में है, ए है कि राजू मेरा दोस्त है। अब बताइए इसमें राजू होगा सब्जेक्ट या मेरा होगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा, बहुत ही जरूरी है ये। अगर नहीं समझ पाइएगा तो कभी कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। देखिए, राजू मेरा दोस्त है, यहाँ जो है राजू के बारे में कहा जा रहा है कि राजू मेरा दोस्त है। ठीक है, मेरा नहीं, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी जब कन्वर्ट कीजिएगा तो इस तरह की समस्या जो है आपके सामने आएगा ही आएगा। तो राजू मेरा दोस्त है, यहाँ पर राजू के बारे में कहा जा रहा है ना, तो राजू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैंने तुम्हें एक किताब दिया। ठीक है, मैंने तुम्हें एक किताब दिया। अब बताइए कि इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, सोचिए थोड़ा सा दोस्तों। यहाँ पर मैं जो है, मैंने एक्चुअली मैंने क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने तुम्हें एक किताब दिया, तो ये यहाँ पर मैंने जो हो जाएगा एक सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। अब नेक्स्ट जो है सेंटेंस दोस्तों, अगर आप इसे राइट डाउन करते चलेंगे यानी लिखते चलेंगे तो निश्चित रूप से एक कॉपी तैयार हो जाएगी, जिसके वजह से जो है दोस्तों आप रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये कर लेना चाहिए। एक कॉपी ले लीजिए, 20 रुपया 25 रुपया जितने का भी देता है, एक लंबा एक चौड़ा सा कॉपी। मैं हर बार कहता हूँ, अगर कॉपी नहीं है तो बेकार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ कर पाएँ तो निश्चित रूप से मैं आपको दावा देता हूँ कि ये 2 से 3 महीने बाद जो आप इसमें बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सी जो है, यानी कि यहाँ पर जो सी है, देखिए सी नंबर कि इस कुर्सी का तीसरा पाया ठीक नहीं है। ठीक है, इस कुर्सी का तीसरा पाया ठीक नहीं है, तो यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है, तो तीसरा पाया के बारे में बोला जा रहा है, कुर्सी के बारे में नहीं। अतः तीसरा पाया क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए डी में है कि मेरा दायां हाथ का छोटी अंगुली का नाखून लंबा है। देखिए मेरे दायां हाथ है, लोग समझ जाए कि मेरा हो जाएगा, मेरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दायां हाथ का छोटी अंगुली का नाखून लंबा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान से देखें कि ना तो मेरे बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, और ना ही दायां हाथ के बारे में या छोटी अंगुली के बारे में कहा जा रहा है। यह अतः यह नाखून जो है, नाखून के बारे में यह कहा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो नाखून ही है। मेरे हाथ का दायां हाथ का छोटी अंगुली का नाखून लंबा है, तो यहाँ नाखून के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा सा सेंटेंस में सब्जेक्ट को पकड़ना है, इसलिए इस तरह का जो है बात हो रहा है दोस्तों। अब देखिए उसकी आर्थिक अवस्था कमजोर है, यहाँ पर उसकी आर्थिक अवस्था, ये तीनों जो शब्द है, तीनों जो ही ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यह भयानक राजनीतिक मामला पार्टी के लिए दुखद सपना है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 4 जो है, 4 शब्द जो है, ये 4 शब्द जो है एक सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि क्या है कि मामला में जो है विशेषता का जो है, विशेषता का पता चलता है, तो यह भयानक राजनीतिक मामला जो है ये सब्जेक्ट है। तो कई क्लास होते हैं और कई क्लास को जो है मिलकर इस तरह के बात बनते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है, यह पूरा अंधा, यह बूढ़ा अंधा गरीब आदमी पहले धनी थे। यहाँ पूरा शब्द लेकर सब्जेक्ट हुआ है। ठीक है, यह बूढ़ा अंधा गरीब आदमी पहले धनी थे। ठीक है, अब देखिए यह याद रखना होगा कि नाउन के पहले, ठीक है, नाउन के पहले जिन शब्द से उसका विशेषता का पता चलता है, ठीक है, किसका पता चलता है, विशेषता का पता चलता है या बोध कराता है, तो वह सभी नाउन के पहले ही लिखा जाता है। कभी भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा तो दोस्तों देखिए समझने की बात है कि देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यह बूढ़ा अंधा, ठीक है, गरीब आदमी, यहाँ तक जो है क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के देखिए आदमी पहले धनी थे, तो कहना यही है कि दोस्तों कभी भी जो है एडजेक्टिव को नाउन के बाद नहीं लिखना चाहिए, नाउन के पहले लिखना चाहिए, क्योंकि विशेषता हमेशा किसी व्यक्ति के लिए होता है, तो व्यक्ति यानी कि नाउन के लिए होता है, तो नाउन के पहले लिखना चाहिए। जैसे कि ऊपर के वाक्य में देखें कि यह बूढ़ा अंधा गरीब आदमी जो है,
यहाँ आदमी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके विशेषता व्यक्त कर रहा है और उस आदमी शब्द के पहले ही लिखना चाहिए। जैसे कि देखिए, दिस ओल्ड ब्लाइंड मैन पुअर मैन, ठीक है, यह क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो है स्लाइड देखिए, अब यहाँ पर पकड़ना होगा कि जो मुश्किल यह है कि, यहाँ देखिए मुश्किल जो शब्द है, मुश्किल को ध्यान में रखना हो। मुश्किल यह है कि मैं जा नहीं सकूंगा। देखिए ऊपर वाक्य में 2 क्लाउज है, ठीक है। क्लाउज का मतलब होता है कि छोटा असंपूर्ण वाक्य। क्लाउज कभी कभी दो क्लाउज, किसी भी वाक्य में 2 सेंटेंस में 2 क्लाउज, 4 क्लाउज, 5 क्लाउज होते हैं, 2, 3, 5 हो सकते हैं क्लाउज को लेके एक वाक्य बनता है, ठीक है। तो कई क्लाउज मिलकर जो है एक वाक्य, एक सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ पहला क्लाउज क्या है, यह मतलब मुश्किल यह है, ये है एक पहला क्लाउज है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लाउज है मैं जा नहीं सकूंगा। तो देखिए ये जो है क्या है, दूसरा क्लाउज है। 2 क्लाउज को ये जोड़ा गया है, जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल किया गया है। 2 क्लाउज का ये वाक्य है, सेंटेंस है। तो याद रखना क्लाउज में जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही रहता है। इसके में देखिए मुश्किल यह है, इसमें भी एक वर्ब है, सब्जेक्ट भी है, और मैं जा नहीं सकूंगा, इसमें भी एक वर्ब और एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सकूंगा यहाँ और यहाँ है 2 जो वर्ब है, ठीक है, और यह और मैं जो है एक सब्जेक्ट है। तो खैर अब आइए, आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी सेंटेंस में कभी कभी 2 क्लाउज, 3 क्लाउज, 4 क्लाउज, 5 क्लाउज तक हो सकते हैं, और उनमें सब्जेक्ट अलग और वर्ब अलग। हर एक क्लाउज के लिए सब्जेक्ट और हर एक क्लाउज के लिए वर्ब अलग हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप थोड़े से मेहनत कीजिएगा तो उस मेहनत का परिणाम जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप लाखों खर्च कर दीजिए और खूब मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा मेहनत जब तक आप अपने मन से, अपने दिल से नहीं करेंगे तो आपको सफलता जो है नहीं मिलेगा जितना आशा आप करते हैं। और अगर कुछ चाहते हैं, देखिए ये भी मैंने भी कभी सीखा है और इसका ही परिणाम है। तो 8-8 महीने मैंने जो है इस पर मेहनत किया था, उसके बाद भी काफ़ी समय तक मेहनत करता रहा, जिसकी वजह से बोलना तो हाँ बहुत अच्छा मैं नहीं बोल पाता हूँ। कारण है क्योंकि मैं कोई माहौल नहीं मिल पाता, लेकिन लिखने में अच्छे जो लिखने वाले हैं उससे मैं अच्छा ही लिख पाता हूँ। जो मेरे साथी जो भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, उनसे मैं, वही लोग कहते हैं कि तुम जब लिखते हो तो जाहिर सी बात है बहुत शुद्ध होता है। तो शुद्ध होता है इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा था, जिसके बाद से इस तरह का हुआ। तो अब निश्चिंत रहिए, अगर आप जानते हैं तो सुनिए, इस बात को समझिए, बहुत ही जरूरी हो जाएगा। देखिए अब आई है कि इस जगह का जलवायु अच्छा है। यहाँ देखिए इस जगह का जो जलवायु में, तो यहाँ जलवायु जो है यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से रखना है, यह रखना है कि जिसके बारे में बोला जाता है वह सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव होता है। ऊपर का वाक्य में जलवायु के बारे में बोला जा रहा है, इस जगह के बारे में नहीं। अतः जलवायु क्या है, एक सब्जेक्ट है, इस जगह को जो है संबोधित शब्द है, ठीक है। अब इसलिए उसके पिता का नाम का पहला अक्षर क था, यह भी एक वाक्य है, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या है, देखिए यहाँ पहला ये सेंटेंस है कि उसके पिता का नाम का पहला अक्षर, वाक्य अक्षर क्या था, क था। यहाँ पहला अक्षर जो है, ठीक है, पहला अक्षर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। यानी किसके बारे में बोला जा रहा है पूरे वाक्य में, पिता के बारे में नहीं और नाम के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पहला अक्षर। तो पहला अक्षर के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए पहला अक्षर को ध्यान में रखना, यही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझिए कि बहुत कुछ मिस कर पाएंगे अपने जीवन में। और अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो इसमें क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट या कर्ता या नॉमिनेटिव साइलेंट रहता है। क्या रहता है, साइलेंट, यानी कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, समझे। क्या रहता है उस वाक्य, किसी वाक्य में कभी कभी जो सब्जेक्ट रहता ही नहीं है,
वहाँ क्रिया से यानी कि वर्ब से पता करना होगा कि कौन सा पर्सन का क्रिया है। अगर आप इसको पकड़ लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा वहाँ पर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो पता करना होगा कि जो क्रिया यानी कि जो क्रिया को जो वर्ब बोलते हैं, तो जो वर्ब है वो कौन सा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का वर्ब है, सेकंड पर्सन का वर्ब है या थर्ड पर्सन का वर्ब है। तो इसी तरह हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सा है। अब देखिए बहुत ही इजी से पकड़ पाएंगे। तो एक बात को ध्यान रखना होगा कि कभी कभी जो है कर्ता यानी सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, साइलेंट रहता है। ठीक है, यानी छिपा रहता है, लुप्त रहता है। तो वहाँ पर हम लोग वर्ब से पता करेंगे कि कौन सा पर्सन होगा, कौन सा पर्सन का जो है क्रिया है, वर्ब है, तो पता चल जाएगा वहाँ कौन सा जो है सब्जेक्ट होगा। जैसे कि इस वक्त बोल सकता हूँ। देखिए इस वक्त कौन बोल सकता है, हूँ यहाँ पर देखिए, हूँ समझ में आ रहा है ना, हूँ मैं में लगता है ना, मैं इस वक्त बोल सकता हूँ। यहाँ बोल सकता हूँ क्या है, फर्स्ट पर्सन है। हूँ से पकड़ ले हम लोग पकड़ सकते हैं, तो फर्स्ट पर्सन है इसलिए सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर है। तब वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, आई हो जाएगा ना, यानी कि हिंदी में अगर देखा जाए तो मैं हो जाएगा। उसी तरह देखिए अभी जा सकते हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट गायब है, तो यहाँ जा सकते हो या जा सकते हैं तो क्या है, अभी जा सकते हो, यहाँ पर अभी जा सकते हो। देखिए यहाँ सेकंड हो का मतलब हो जाता है कि हो, तुम हो, ऐसे होता है, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, अतः यू का इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पर तुम अभी जा सकते हो, तो इसे पता चल रहा है ना, हो से पता चल जाता है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है। ये भी ऐसे आसानी से पता चल सकता है। खा सकते हैं, यहाँ खा सकता है, कौन खा सकता है, देखिए है लगा हुआ है, तो है से पता चलता है कि थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है। तो थर्ड पर्सन जो है यहाँ सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ही का, ही को हिंदी में वह बोलते हैं, तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट है जो कि छिपा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलें, और अगर आप चाहते हैं अगले वीडियो में आप दोस्तों कैसे सब्जेक्ट को पहचानना है, एक टेस्ट होगा आपके लिए कि सब्जेक्ट को पहचानना है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट का एक चार्ट होगा, उस चार्ट के लिए कॉपी बनानी होगी आपको। तो उस कॉपी को बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर होगा, अगला जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।